Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का थर्ड वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के हम 2 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की है लैंडफॉर्म की, लैंडमास की, साथ ही साथ रिलीफ फीचर की, और तो और हमने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे जो है इंडिया में हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, और तो और हम गोंडवाना लैंड फॉर्म के बारे में भी जानेंगे कि गोंडवाना लैंड क्या है, कैसे बना, किसका पार्ट है। साथ ही साथ हम जो हिमालय माउंटेन रेंजेस के बारे में जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि हिमालय माउंटेन रेंजेस इतने सारे पहाड़ ये अर्थ पर कैसे बने, माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, इन सब की जानकारी हमें मिल जाएगी इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम फिर शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी लैंड मॉस की। जी हाँ, हमने पढ़ा था उसमें कि लैंड मॉस जो होता है वो किसी भी कंट्री के पार्ट का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जियोलॉजिकल फीचर को डिफाइन करता है। इसमें हमने रिलीफ फीचर की बात की। तो लैंड मास जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो कैसे बनता है, किस पार्ट का टुकड़ा होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमें बात करनी है गोंडवाना लैंड के बारे में। तो गोंडवाना लैंड मतलब जमीन के एक टुकड़े को क्या बोला गया है, गोंडवाना लैंड बोला गया। अब जमीन का टुकड़ा इतना छोटा नहीं, अर्थ का सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म कोई अगर है, जमीन का टुकड़ा कोई है तो गोंडवाना लैंड है। जी हाँ, अर्थ का सबसे ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म जो है वो क्या है, गोंडवाना लैंड है। उसी की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इधर ध्यान दीजिए कि द ओल्डेस्ट लैंड मास वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। जी हाँ, जो ओल्डेस्ट लैंड मास है वो किसका पार्ट था, गोंडवाना का। इंडिया जो है जो आसपास जो मतलब जितना भी कंट्रीज इंडिया जिस प्लेट के ऊपर है, टेक्टोनिक प्लेट के जिस प्लेट के ऊपर इंडिया है, उस प्लेट के ऊपर जो लैंड है वो ओल्डेस्ट लैंड मास है, जिसको नाम क्या दिया गया है, गोंडवाना लैंड का। जी हाँ, उसी गोंडवाना लैंड से टूटकर ये अलग हुआ है। यानी कि जो इंडिया है, आसपास के जो भी चीजें हैं, कंट्रीज हैं, जिस प्लेट के ऊपर ये सब स्टेट है, वो सब किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। यानी कि समझ लीजिए ये इंडिया है, इस पार्ट के ऊपर है, जबकि ये गोंडवाना है। तो गोंडवाना लैंड और ये आपस में जुड़े हुए थे। फिर क्या हुआ, प्लेट्स में, टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुआ, और जिसकी वजह से ये जो इंडिया वाला पार्ट है वो अलग हो गया। यानी गोंडवाना जो ओल्डेस्ट लैंड मास है वो किसका पार्ट है, गोंडवाना का। दिस इज गोंडवाना, दिस इज ओल्डेस्ट लैंड मास। तो ओल्डेस्ट लैंड मास वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो यही बात यहाँ बताई गई है, तो ओल्डेस्ट लैंड मास वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो ये बात यहाँ बताया गया है। दूसरी बात, दिस लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ये सब के सब एक सिंगल लैंड मास के टुकड़े पर थे। जी हाँ, तो आप देख पाएंगे गोंडवाना लैंड कितना बड़ा है। यानी इस एक गोंडवाना लैंड के ऊपर क्या क्या था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, साउथ अफ्रीका था, साउथ अमेरिका था, और अंटार्कटिका भी था। यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है। कॉन्टिनेंट भी इसमें, तो साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ये तो कॉन्टिनेंट है पूरी तरह से। ऑस्ट्रेलिया है ना, तो क्या है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका वाज इंक्लूडेड इन दिस गोंडवाना लैंड ऑन अ सिंगल लैंड मास। जी हाँ, ये सारी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट जो है, सिंगल लैंड मास किसके ऊपर, गोंडवाना के ऊपर ही थे, गोंडवाना का ही पार्ट थे। द ओल्डेस्ट लैंड मास वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट लैंड मास जो है किसका पार्ट है, तो गोंडवाना लैंड का है। तो क्लियर है यहाँ पर। चलिए हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दिस लैंड में, इस जो लैंड है इसमें इंक्लूड था किन कंट्रीज, 5 कंट्रीज के हमने नाम लिए हैं। इंडिया का नाम लिया है, ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया है, साउथ अफ्रीका नाम लिया है, साउथ अमेरिका लिया है और अंटार्कटिका लिया है। तो आप इसमें देख पाएंगे कंट्रीज भी हैं, कॉन्टिनेंट भी हैं। तो यानी कि एक ऐसा लैंड मास जो कॉन्टिनेंट्स को भी अपने पास रखता था, यानी कॉन्टिनेंट भी पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट भी बना हुआ था। यानी ये पूरा कॉन्टिनेंट, छोटी सी कंट्री, ये सब इसके ऊपर है। यानी एक प्लेट के ऊपर इतना सारा चीज था गोंडवाना लैंड में। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है। तीसरा पॉइंट, द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस। ये कन्वेंशनल करंट क्या होता है, चलिए उसके बारे में आपको समझा देते हैं डिटेल में। कन्वेंशनल करंट, जी हाँ स्टूडेंट्स, पहले हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। जो भी 2 प्लेट्स होती हैं, मान लीजिए 2 प्लेट्स हैं, है ना, और एक प्लेट किसके ऊपर है, नीचे लावा के ऊपर है, नीचे पूरा लावा भरा हुआ है, मैग्मा, मोल्टन, है ना, लिक्विड फॉर्म में। पहले आपसे बात कर चुके थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में कि नीचे पूरा क्या है, मोल्टन मैग्मा लावा है, उसके ऊपर एक प्लेट्स तैर रही हैं। तो क्या होता है, इन लावा की वजह की मूवमेंट से, ये जो लावा पानी है, लिक्विड फॉर्म में, पानी नहीं लिक्विड फॉर्म में है, तो ये जब मूव होता है, पानी जब भी मूव होता है उसमें लहर बनती है। तो इस तरह से कि उसमें लहरें फॉर्म होती है। ये जो लहरें होती हैं इन्हीं क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल करंट। जी हाँ, ये जो वेव्स फॉर्म होती हैं लावा में, पिघले हुए मोल्टन लावा में, मैग्मा में, जमीन के अंदर जो है, प्लेट से नीचे जो है, जब वो
मूव करती हैं तो इस तरह से लहर बनाती हैं। इन्हीं लहर को क्या कहा जाता है, कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, कन्वेंशनल करंट। अब आपको पता है कन्वेंशनल करंट पानी की तरह तो नहीं है कि ये किसी भी चीज को छुएगा भी, टच करेगा तो कुछ असर नहीं होगा। अब इतना हीट होता है, इतना हॉट होता है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है इस लावा का, मोल्टेन लावा का, इस कन्वेंशनल करंट का, कि किसी भी चीज को पिघला सकती है। तो इसी कन्वेंशनल करंट ने, इस कन्वेंशनल करंट ने क्या किया, स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस। जी हाँ, जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट मेंटल कोर, आपको पता है अर्थ का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर है ना, इसी कोर में पूरा लावा भरा हुआ है। तो इतना गर्म था कि इसने इसको तोड़कर यहां तक लावा पहुंच गया और जो क्रस्ट है उसको पीसेस में ब्रेक कर दिया। यानी अगर आप समझे कि ये क्रस्ट है, ये आपको क्रस्ट दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा चार से मिलकर क्रस्ट बना है, तो इसके अंदर जो लावा इतना गर्म था कि इस लावा की हीट की वजह से चारों अलग अलग टूट गए, क्रस्ट जो पीसेस में टूट गया, एक साथ जुड़ा था पीसेस में टूट गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताई गई है कि द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस। अब कन्वेंशनल करंट क्या है तो बता दिए पहले ही, जो मोल्टन पिघला हुआ लावा होता है उसके मूवमेंट की वजह से उसमें वेव्स जनरेट होती हैं ना, लहरें, उसी लावा के अंदर की जो लहरें हैं, लावा की जो लहरें हैं उसी को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। करंट मतलब क्या, ऐसी धारा के जैसे चलती है, इसे करंट कहते हैं। ठीक है, तो द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट्स, स्प्लिट्स मतलब तोड़ देना, अलग करना। तो कन्वेंशनल करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस, इसने क्रस्ट को नंबर ऑफ पीसेस में क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक, और दिस करंट्स लीड ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। जी हाँ, ये करंट किसको लीड किया, मतलब क्या हुआ इस करंट की वजह से, और क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, मुड़ना, हिलना, अपनी जगह से ड्रिफ्ट करना, हिल जाना है ना, मूव करना। दिस करंट्स लीड ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। मान लीजिए कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दिस इज द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब हमने मिटा के इसको, इस प्लेट को बड़ा क्यों बनाया आपको अभी आगे क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये दो प्लेट है, आपस में दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इस प्लेट के नीचे मैग्मा लावा है। अब लावा जो है पानी की तरह है, लिक्विड, तो मूव करेगा तो उसमें ऐसी वेव्स, लहरें जनरेट होगी। इन्हीं लहरों को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो इन कन्वेंशनल करंट ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आएंगे तो आप देखते हैं नाव इधर उधर होती है, जैसे कि लहर चलेगी तो ये ऊपर में मान ली प्लेट है, अब लहर ऐसे ऐसी होगी तो आप देख पा रहे हैं कि ये मूव हो रहा है। ऊपर की जो समझ लीजिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और नीचे जो है ये कन्वेंशनल करंट है और ये प्लेट है, तो करंट हिलेगा तो प्लेट भी हिल रही है। क्लियर आपके सामने, ठीक है। द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, पीसेस में कट गया है ना, जो क्रस्ट है अर्थ का वो पीसेस में बट गया। और दिस करंट्स लीड ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इस इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का शिफ्ट हुआ, डिफ्ट हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में। जी हाँ, ये अपर नॉर्थ, ये इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ से ऐसे नॉर्थ में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये समझ लीजिए ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये इधर का चीज इधर गया है ना, ये यहाँ से इधर ड्रिफ्ट हो रहा है, इधर जाएगा ऊपर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस नॉर्दर्न वॉर्ड ड्रिफ्ट, ये नॉर्थ की तरफ जो मूवमेंट हुआ है, ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट मतलब क्या, मूवमेंट, पहले बता दिए। दिस नॉर्दर्न वॉर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराना। अभी ऊपर जाएगा भाई तो यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट दिख रही है हमको, एक और प्लेट है ना, तो इससे टकराएगा ही। यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो इस तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ में एक बड़ा सा रुकावट है बीच में, एक दूसरी प्लेट है पहले से ही, है ना, उस प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। क्या नाम है उसका, यूरेशियन प्लेट, अभी आगे क्लियर होगा। तो ये छोटी प्लेट जाके इससे टकराती है, कोलिजन हो जाता है। ठीक, दिस नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, नॉर्थ की तरफ ऐसे जाना, रिजल्टेड इन कोलिजन ऑफ प्लेट विथ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। जी हाँ, ये इंडिया ऑस्ट्रेलियन से बहुत बड़ी लार्जर प्लेट थी यूरेशियन, इसलिए हम इसको बड़ा प्लेट बनाया, डायग्राम है। ठीक है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट छोटी प्लेट है और यूरेशियन प्लेट क्या है, बड़ी प्लेट है। यूरोप वाली प्लेट को यूरेशियन प्लेट और ये इंडो ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट को इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आप समझ लीजिए ऐसा। ये बड़ी सी प्लेट है, क्या प्लेट है ये, एक बड़ी सी प्लेट है जिसको क्या बोला गया है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, सॉरी यूरेशियन प्लेट है। और एक छोटी सी प्लेट है, कौन सी प्लेट है, छोटी वाली प्लेट, ये छोटी प्लेट जो हम देख पा रहे हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन, यानी एक बड़ी सी प्लेट और एक छोटी सी प्लेट, एक बड़ी सी प्लेट और एक छोटी सी प्लेट। अब ये छोटी प्लेट नॉर्थ की तरफ ऐसे से आ रही है और इस बड़ी प्लेट से टकराएगी, कोलिजन होगा, यानी छोटी प्लेट इस बड़ी प्लेट से टकराने वाली है। दिस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विल कोलाइड विथ यूरेशियन प्लेट। जी हाँ, ये छोटी प्लेट जो है बड़ी प्लेट से टकराएगी। तो छोटी प्लेट जब बड़ी प्लेट से टकराएगी, यानी कोई छोटी सी गाड़ी, समझ लीजिए इतना बड़ा ट्रक है और उस ट्रक में बाइक वाला जाके ठोकर मार रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रक पूरा पिचक जाएगा या बाइक पिचक जाएगी। जी हाँ, बाइक पिचक जाएगी ना, तो ट्रक तो बहुत बड़ा है, उसका भार भी बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग भी है, तो क्या होगा, सारा नुकसान बाइक का होगा। तो सेम यही चीज हुआ, यूरेशियन प्लेट इतनी बड़ी प्लेट से जब ये छोटी प्लेट टकराई ना, तो ये छोटी प्लेट टुकड़े टुकड़े हो गई। ये छोटी प्लेट के ऊपर का जो सामान था ना वो टुकड़े टुकड़े हो गया, उसके ऊपर का क्रस्ट, यानी इस बड़ी प्लेट को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऊपर इंडो ऑस्ट्रेलिया थे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टूट गए,
यानी कि जब ये प्लेट टकराई आपस में इससे, तो इसके दो पार्ट हो गए। इसके ऊपर की प्लेट नहीं टूटी, प्लेट के ऊपर में जो सारा चीज है ना, लैंड फॉर्म जो भी क्रस्ट पे है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दो चीज एक प्लेट के ऊपर है। ये एक प्लेट है, उसके ऊपर ये दो चीज है, दोनों एक साथ ऐसे जुड़े हुए थे, है ना। ये एक प्लेट है, ऐसे थे एक पर, जब टकराया ऐसे आके इससे ऐसा टकराया बड़ी प्लेट से, तो क्या हुआ, ये टुकड़े हो गए दो, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो अलग हो गया, ऑस्ट्रेलियन अलग हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे हो गया था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हुई है। आपको फिर से हम रिकॉल करते हैं एक बार, क्या हुआ। जो जमीन के नीचे जो प्लेट्स के नीचे जो है कन्वेंशनल करंट होती है, इन कन्वेंशनल करंट ने क्रस्ट को स्प्लिट कर दिया पीसेस में। क्रस्ट को करंट है नीचे, यानी कि लावा, लावा के चलने से क्या होता है, वेव्स बनती है, उन्हीं वेव्स को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। इस करंट ने क्रस्ट को पीसेस में तोड़ दिया, ठीक है। ठीक, तो जो प्लेट्स थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट छोटी है, यूरेशियन प्लेट बहुत बड़ी है, मच लार्जर है इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। तो इस लहरों की वजह से, लहरों के ऊपर एक प्लेट है, तो लहर चलेगी तो आप देखते हैं नाव भी हिलते रहती है, तो प्लेट भी क्या हो रही है, हिलती है, ड्रिफ्ट करती है। किसकी तरफ, ये यूरेशियन की तरफ, नॉर्थ वार्ड जाती है और इस यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा जाती है। This currents lead drifting of Indo-Australian plate towards northward, है ना। This northward drift resulted in collision of the plate, resulted in collision of plate, collision मतलब टक्कर, दोनों का टक्कर, collision of plate with much larger Eurasian plate, इतने बड़े यूरेशियन प्लेट से जाकर टक्कर हुई, किसकी, इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट की। तो इस टक्कर से क्या हुआ, This collision resulted in accumulation of sedimentary rocks in geosyncline known as टिथीज। अब ये प्लेट जब टकराई ना ऐसे जोर से, ये प्लेट ऐसे टकराई तो क्या हुआ, ऊपर की बहुत सारी मिट्टी ऐसी ऊपर उड़ गई। अब जब देखिए कुछ भी चीज ऐसे टकराती है जोर से, जो टकराई एक चीज ऊपर जाएगी कि नीचे, दो प्लेट है, एक बड़ी प्लेट एक छोटी प्लेट। अब एक बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट टकराएंगी, ये छोटी से बड़ी से टकराएगी तो क्या होगा, छोटी वाली बड़ी वाली कुछ ना कुछ तो असर होने वाला टकराने से। टकराने से क्या होता है, छोटी वाली से ऊपर उड़ गई, तो ऊपर उड़ गई तो इसके ऊपर जो जमीन थी वो और ऊपर चली गई, क्योंकि इसके ऊपर चली गई। ये लैंड है, इसके ऊपर ये सामान है, ये छोटा प्लेट है, इसके ऊपर भी सामान है, बड़ी प्लेट के ऊपर चढ़ गई तो ये सामान थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो आप ये समझिए कि जब ये टकराया ऊपर में ना, देखिए ये सामान है, ऐसा कुछ ऐसा था, इक्वल इक्वल था, जैसे ही टकराया प्लेट तो ये ऐसा ऊपर चढ़ गया, तो ये देखिए आप जमीन थोड़ी सी ऊपर उठ गई, है ना, ये ऐसा इक्वल में था, अब टकराई तो ऐसे ऊपर उठ गई। तो क्या हुआ, जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराई तो बहुत सारी मिट्टी जो है ना, ऐसा जियोसिंक्लाइन मैनर में, जियोसिंक्लाइन मतलब कुछ ऐसा, जियोसिंक्लाइन मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, जो आप पर्वत देखते हैं ना, पहाड़ कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे 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 पहाड़ बनाते हैं, तो ये जियोसिंक्लाइन मैनर है। इसी मैनर में खूब सारे मिट्टी जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो इकट्ठा हो गई, जमीन की ऊंची ऊंची से उड़ गई, तो उसी को हमने क्या बोला, माउंटेन बोला। वही हिमालय माउंटेन का है फॉर्मेशन है। तो लिखा हुआ देखिए, दिस कोलिजन रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथीज। तो ये जो कोलिजन है ये किसमें रिजल्ट करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, किसका इकट्ठा होना, सेडिमेंट्री रॉक्स का, किसमें, तैथीज फॉर्म में। तैथीज क्या होता है, ऐसे ऐसे फॉर्म में, ऐसे ऐसे जियोसिंक्लाइन तैथीज, यानी ऐसे पहाड़ ऐसे देखते हैं ना, वैसे ऐसे लाइन लाइन से बने होते हैं कुछ इस प्रकार से, इस फॉर्म में। और यही क्या रिजल्ट है, तैथीज वर फोल्डेड टू फॉर्म माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय। तैथी मतलब रॉक है, जब ये चट्टान एक के ऊपर एक चढ़ गई, फोल्ड हो गई, तो क्या फॉर्म हुआ, पहाड़ फॉर्म हुआ, कुछ ऐसा, फिर उसके ऊपर ऐसा, फिर ऐसा, जैसे आप क्रिसमस ट्री देखते हैं ना, ऐसा ऐसा बनाते हैं, तो एक के ऊपर एक चढ़ाने से क्या होता है, ऐसा ऐसा ऊंचा फॉर्म ले लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वही हमारा हिमालय माउंटेन फॉर्म हुआ। तो ये आपके सामने क्लियर है कि कैसे गोंडवाना लैंड बना और ये कैसे पार्ट है। एक बार चलिए हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं शुरू से। तो स्टूडेंट्स चलिए हम रिकॉल करते हैं कि गोंडवाना लैंड कैसे फॉर्म हुआ, और जो भी सिस्टम हमने यहाँ पर देखा उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। देखिए, तो गोंडवाना लैंड क्या है, द ओल्डेस्ट लैंड मास वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। जी हाँ, जो भी ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म है, यानी इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब किसके पार्ट है, गोंडवाना लैंड के पार्ट है। द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म क्या है, गोंडवाना। गोंडवाना लैंड इज द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म। द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। टूट के अलग हुआ था, अभी हमने देखा था, है ना, तो वो गोंडवाना लैंड है। यानी जब भी ओल्डेस्ट लैंड मास आए, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लैंड मास आए, तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, फट से आपको याद रहना चाहिए गोंडवाना लैंड, एक ही चीज आना चाहिए ध्यान, ठीक है। चलिए दूसरी बात हम करते हैं, दिस लैंड इंक्लूडेड, इस लैंड में आता क्या था भाई, कौन कौन से कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स आते थे, तो दिस लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। जी हाँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये सब के सब एक ही सिंगल लैंड मास यानी कि गोंडवाना लैंड के ऊपर आते थे। यानी गोंडवाना एक बड़ा सा लैंड था, उसी लैंड के ऊपर कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास, ठीक है। तीसरी बात,
द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस। अब एक कन्वेंशनल करंट क्या है? कन्वेंशनल करंट मतलब मोल्टन लावा, पिघला हुआ लावा जो कोर में है वो मूव करता है लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड बहता है तो वेव्स जनरेट होती है, लहरें, है ना, तो इन्हीं लहरों को कहते हैं कन्वेंशनल करंट। जब मैग्मा मोल्टन लावा में लहरें जनरेट होती है ना तो उसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। और इस कन्वेंशनल करंट ने क्या किया? अर्थ की क्रस्ट को पीसेस में बांट दिया, वरना इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जुड़े थे, बट उस करंट की वजह से, हीट की वजह से पिघल गया, यानी एक लैंड इधर चला गया, दूसरा लैंड उधर चला गया, कुछ इस तरह से, ठीक है। द करंट लीड्स ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस करंट की वजह से जो एक छोटी सी टेक्टोनिक प्लेट थी जिसका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो नॉर्थ की तरफ होने लगी, नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होने लगी, चलने लगी। तो नॉर्थ में एक और प्लेट थी, क्या थी? यूरेशियन प्लेट। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो ईस्ट से कहां जाने लगी? नॉर्थ की तरफ जाने लगी। और नॉर्थ में कौन सी प्लेट है हमारी? यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट जो बहुत मच लार्ज है, बहुत बड़ी है ना, बड़ी है किससे? इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, है ना। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, दिस नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन कोलिजन ऑफ द प्लेट्स। जी हाँ, दोनों प्लेट्स का क्या हो गया? कोलिजन हो गया, टक्कर हो गया। इस नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग की वजह से, इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का नॉर्थ में जाने की वजह से यूरेशियन प्लेट जो मच लार्जर है इंडो ऑस्ट्रेलियन से, टक्कर हो गया। और इस टक्कर से क्या हुआ? कोलिजन ऑफ द प्लेट्स विच मच लार्जर प्लेट्स, टक्कर से क्या हुआ? दिस कोलिजन रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। इस टक्कर की वजह से खूब सारे सेडिमेंटरी रॉक्स एक के ऊपर एक ऐसे फोल्ड हो गए। ये रॉक है, ये रॉक उसके ऊपर से चढ़ती गई तरसा हाई फॉर्म बन गया। ये जियो सिंक्लाइन मैनर में हुआ, यानी इधर इधर ऐसा हुआ, बाजू बाजू में भी ऐसा ही सिंक्लाइन, ऐसे ही ऐसे। तो जियो सिंक्लाइन मतलब आप समझ सकते हैं, इसको जियो सिंक्लाइन बोलते हैं, ऐसा ऐसा जैसे हम पहाड़ बनाते हैं ना, जियो सिंक्लाइन होता है, ठीक। जिसे क्या बोला गया? तिथि भी बोला गया। जियो सिंक्लाइन मैनर में होगा, इसे क्या बोलते हैं? तिथि। ये इस तरह का सिस्टम को बोलते हैं जियो सिंक्लाइन, और ये पूरे को क्या बोलते हैं? तेथिस बोलते हैं। अब यही तेथिस क्या है? वो आर फोल्डेड टू फॉर्म माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय। जी हाँ, हिमालय माउंटेन रेंजेस इन्हीं तेथिस के वजह से बना है। तेथिस एक के ऊपर एक चढ़ती गई, तो यही क्या है? हिमालय माउंटेन रेंजेस है। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर गोंडवाना लैंड की। अब हम बात करेंगे कि जो दूसरे लैंड फॉर्म है, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन बना हो, या फिर छोटे छोटे प्लेटिस बने हो, या फिर आइलैंड बनना हो, या फिर हिमालय माउंटेन रेंजेस बनना हो, ये सब कैसे बने, इसका जवाब हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उनकी। सो स्टूडेंट्स, अब हमें डिस्कस करना है कि वेरियस जो लैंडफॉर्म हुए हैं फॉर्म, उनकी बात हम करनी है। लैंडफॉर्म फॉर्म हुए हैं, याद रखिए, लैंडफॉर्म मतलब जमीन का स्वरूप। कहीं पर आपको ऊंचे पहाड़ देखने मिलते हैं, कहीं पे आपको बहुत गहरी घाटी वैली देखने मिलती है, तो कहीं पर आपको प्लेन लैंड देखने मिलता है, और कहीं पर छोटे छोटे पहाड़ जैसे जिसे हम प्लेटिस कहते हैं, पठार कहते हैं, वो भी हमें देखने मिलते हैं। तो ये सब क्यों हुआ? इस डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म बनने के कारण क्या थे, कैसे फॉर्म होते, उन्हीं सबको हमें डिस्कस करना है। तो चलिए हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म। तो मेजर लैंडफॉर्म जो फॉर्म हुए हैं इंडिया में, उनका फॉर्मेशन। सबसे पहला मेजर फॉर्म कोई अगर है लैंड का ना, लैंडफॉर्म जो है, तो वह है हिमालय, सबसे ऊंची बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है। दूसरा नॉर्दर्न प्लेन, एकदम प्लेन जगह पर। नॉर्दर्न प्लेन मतलब यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा जो पूरा इलाका है ना, पूरा प्लेन लैंड है, तो उसी नॉर्दर्न प्लेन की बात हो रही है। कैसे बन गया इतना प्लेन, ठीक है, वही सब, ठीक। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर द हिमालय माउंटेन्स अपलिफ्ट वाज आउट ऑफ तिथिस। ये तो हम जानते हैं, तिथिस जो रॉक्स हुई फोल्ड हुई जियो सिंक्लाइन मैनर में, तो उससे हिमालय माउंटेन फॉर्म हुआ, ठीक है, क्लियर है। तो हिमालय माउंटेन कैसे फॉर्म हो गया, हम देख लिए कि जमीन के टुकड़े पर से मिट्टी ऐसी ऊपर उठी तो क्या हो गया, हिमालय माउंटेन फॉर्म हो गया। वो मिट्टी यानी कि रॉक एक के ऊपर एक उठते गए, जमा होते गए, तो क्या हो गया, माउंटेन जो हिमालय माउंटेन रेंज है फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरा बात, The part was uplifted from northern part of Peninsular Plateau. हाँ, this part was uplifted from the northern part of Peninsular Plateau. यानी कि ये जो पहाड़ बने हैं, जो ऊंचा उठा है, आप देख पा रहे होंगे कि जो भी माउंटेन हिमालय रेंजेस बना ऐसा ऊंचा आया है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं गड्ढा भी तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं से मिट्टी तो निकली होगी। यानी माउंटेन्स जो होते हैं वो मिट्टी के जमने एक के ऊपर एक रॉक के जमा होने से बनते हैं। तो रॉक्स भाई आई कहाँ से, वो रॉक्स आजू बाजू से ही निकली होगी ना। सिंपल भाषा में आपको कहें कि अगर आप यहाँ गड्ढा खोदिए, प्लेन लैंड है, यहाँ पर आप गड्ढा खोद रहे हो, ऐसा आप गड्ढा खोदते गए, तो ये सारी मिट्टी निकल के आप यहीं तो जमा करोगे ना, एक के ऊपर ऐसे खूब सारा ढेर लग जाएगा मिट्टी का, है ना। ये समझ लीजिए लैंड है आपका, ठीक। और आप गड्ढा खोद रहे हो ऐसे, तो गड्ढा खोदे तो ऐसी मिट्टी जमा हो रही है, यानी आप ये देख रहे हो कि मिट्टी एक के ऊपर जमा हो रही है, तो ये पहाड़ है। बट ये फॉर्म कब हुआ भाई, जब यहाँ पर हमने खूब सारी मिट्टी खोद के निकाली। यहाँ पर घाटी है यानी गड्ढा है, और यहाँ पर एक ऊंचा पहाड़ जैसा है, यानी कि जो हिमालय माउंटेन रेंजेस फॉर्म हुए होंगे, जहां पे हिमालय माउंटेन के लिए रॉक्स ऊपर उठी होंगी, वहां उसके आजू बाजू में खूब सारा क्या होगा, गड्ढा रहा होगा, बहुत सारा क्या होगा, खाई रही होगी गहरी, ठीक है। तो उसकी हम बात करने वाले हैं, ठीक। तो वही द पार्ट वाज अपलिफ्टेड फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। ये देखिए अपलिफ्ट पार्ट को हमने क्या बोला, हिमालय, ये हमारा हिमालय है। बट ये हिमालय निकला कहां से, यहां से निकला था। ये जो एरिया है गड्ढा जो है ना, ये क्या है हमारा
पेनिनसुलर प्लेट्यू है। जी हाँ, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यानी कि नॉर्थ जो पार्ट वाज अपलिफ्टेड फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी जो हिमालय पार्ट है, हिमालय माउंटेन्स अपलिफ्टेड फ्रॉम तिथि, और ये तिथि या हिमालय कहाँ से निकले थे? पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकले थे। तो ये तो ऊंचे हो गए, लेकिन उन्होंने किसी और को नीचा बना दिया है, जो प्लेन लैंड था वो नीचा हो गया है। चलिए उसके आगे देखते हैं हम। नॉर्थ साउथ फ्लोइंग रिवर्स डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स एंड मेड द प्लेन फर्टाइल। अब नॉर्थ से साउथ की ओर, ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो यहाँ से इधर बहने वाली रिवर, यानी ऊपर से नीचे की तरफ बहने वाली जो नदियां थी, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, आपको पता है। तो बारिश का पानी पहाड़ पर गिरता है, जैसे ये पर्वत है तो इस पे बारिश हो रही है ऐसे, तो यहाँ से नदी ऐसे निकलेगी, ठीक है, क्योंकि बारिश का पानी वही आएगा। तो ये पानी जो आ रहा है कहाँ जाएगा? इस गड्ढे में ही तो जाएगा ना, ढलान में ही जाएगा ना। और मिट्टी कहाँ की बहेगी? ऊपर की, पहाड़ की मिट्टी, और बहते बहते उस गड्ढे में जाएगी। तो सेम चीज हुआ, नॉर्थ साउथ फ्लोइंग रिवर्स, नॉर्थ से साउथ की ओर बहने वाली रिवर्स ने क्या डिपॉजिट सेडिमेंट्स, है ना, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स क्ले के, मिट्टी के, है ना, डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स एंड मेड द प्लेन फर्टाइल, और प्लेन को क्या बना दिया? फर्टाइल बना दिया। फर्टाइल कैसे? देखिए आपने पहले ही पढ़ा है कि अपर पार्ट जो होता है ये किसी भी लैंड का, वो क्या होता है? उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। आपको पता है अपर लेयर जो होती है सॉइल की, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ह्यूमस। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं सॉइल वाले में। जी हाँ, लैंड वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल चैप्टर जो था 8th में ज्योग्राफी, उसमें हमने इसकी बात की थी। ठीक, तो आप देख पाएंगे कि नॉर्थ साउथ से बहने वाले रिवर्स से सेडिमेंट्स आके इस गड्ढे में भरने लग जाएंगे। अब इसमें अपर पार्ट की मिट्टी निकल रही है, तो अपर पार्ट में ज्यादा क्या होता है? ह्यूमस होता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी आएगी पूरी की पूरी फर्टाइल होगी। कैसे होगी फर्टाइल? क्यों? क्योंकि सारा ह्यूमस तो आके इसी गड्ढे में जमा हो रहा है ना, इसलिए। तो जब ये एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ की सारी मिट्टी ऐसे बह बह के नीचे आके ऐसे धीरे धीरे जमा होती जाएगी, तो ये पूरा प्लेन बन जाएगा। देखिए पूरा ऐसा बराबर हो जाएगा, फिर पानी ऐसा बाहर निकलने लग जाएगा, लेकिन प्लेन हो जाएगी जमीन। तो सेम यही चीज हुआ। आप देखिए हम जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है ना, पहले वो नॉर्दर्न बेसिन था। नॉर्दर्न प्लेन वाला जो एरिया हो क्या था? नॉर्दर्न बेसिन था। बेसिन क्या होता है? हम हाथ धोते हैं ना घर में, देखा आपने किस शेप में होता है? पूरा ऐसा गड्ढे जैसा होता है, खाई जैसा। तो बिल्कुल नॉर्दर्न बेसिन का भी नाम बिल्कुल वैसे ही पड़ा है। यानी नॉर्दर्न प्लेन जिसको हम आज जानते हैं, पूरा ये प्लेन लैंड है ना, ये जो प्लेन लैंड हमें दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा था पहले, इस तरह से गड्ढा था। पर इस गड्ढे में मिट्टी भर भर के, ऊपर से नदी ऐसी बहती थी, नीचे जाती थी, तो उस ऊपर से मिट्टी आते आते इस गड्ढे में भरते धीरे धीरे ये प्लेन हो गया, पूरी मिट्टी भर भर के प्लेन हो गया। पर इसमें जो मिट्टी आई है वो अपर पार्ट से निकल कर आई है, और अपर पार्ट में क्या रहता है? ह्यूमस रहता है। तो ये पूरा मिट्टी जो बना है, पूरा प्लेन लैंड बना है, क्या फर्टाइल है, पूरी तरह से क्या फर्टाइल है, खूब सारा इसमें ह्यूमस प्रेजेंट है। ठीक, तो द वास्ट डिपोजिशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेट्स ऑफ इंडिया, और यही डिपोजिशन यानी इकट्ठा होना, इतना सारा इकट्ठा होना मिट्टी का, क्या फॉर्म कर गया? प्लेन फॉर्म हो गया। यानी एक ऐसा गड्ढा था जिसमें खूब मिट्टी जमा हुई, धीरे धीरे क्या मिट्टी भरते 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 पूरा प्लेन बन गया, है ना। और एक प्लेन बना भी है तो इसमें डिपोजिशन अपर पार्ट का हुआ है, अपर पार्ट में ह्यूमस होता है, तो क्या बहुत फर्टाइल है। इसलिए तो आप देख पाते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन में यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे खूब सारा चावल उग जाता है, बहुत फर्टाइल लैंड है ना। राइस, वीट, तरह तरह की क्रॉप्स यहाँ उग जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है ह्यूमस, जो कहाँ से आया था? इन्हीं रिवर के डिपोजिशन से आया था। ठीक, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। इंडिया का जो लैंड है बहुत ही ज्यादा फिजिकल वेरिएशन शो करता है। ग्रेट फिजिकल वेरिएशन मतलब फिजिकल तौर पे उसका अपीयरेंस हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। यानी कि कहीं पर हमें माउंटेन देखने मिलते हैं, और कहीं पर हमें एक बेसिन की तरह लैंड दे फॉर्म देखने मिलता है, वैली की तरह घाटी देखने मिलती है, कहीं पर हमें प्लेन लैंड देखना पड़ता है, नॉर्थर्न प्लेन जैसा दिखता है, कहीं पर तो हमें छोटे छोटे पठार हैं, छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे पहाड़, मिट्टी के टीले देखने मिलते हैं। राजस्थान में डेजर्ट है, साउथ में आप जाएंगे तो बहुत सारा फॉरेस्ट है ना, खाई है, वैलीज है, और जम्मू कश्मीर तो देखें तो हम पहाड़ जो हैं कैसे ऊंचे ऊंचे हैं। तो हम देख पाते हैं कि इंडिया में वेरियस टाइप के फिजिकल फीचर्स अवेलेबल हैं। किस वजह से? क्योंकि इंडिया में वेरियस टाइप के फिजिकल फिनोमिना भी हुए, यानी प्लेट्स का टकराना भी हुआ, माउंटेन्स का अपलिफ्टमेंट भी हुआ, हिमालय माउंटेन रेंज भी बना, साथ ही साथ नॉर्दर्न बेसिन भी बना, और साथ ही साथ माउंटेन में रिवर के बहने की वजह से माउंटेन से मिट्टी जमा हो गई उस बेसिन में, तो बेसिन पूरा प्लेन हो गया, और वो नॉर्दर्न बेसिन की जगह क्या कहलाने लगा? नॉर्दर्न प्लेन कहलाने लगा। ठीक, अब ये जो सिस्टम हुआ है ये एक दो दिन में नहीं हुआ है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए। जी हाँ, नॉर्दर्न बेसिन से नॉर्दर्न प्लेन बनने में, इस माउंटेन के अपलिफ्टमेंट में हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल लग गए सब होने में। लाखों करोड़ों साल में ये सारा चेंज आया है, ये एक दो दिन का चेंज नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने क्लियर हो गया होगा
कि माउंटेन कैसे बना, हिमालय माउंटेन कैसे बना, जब तिथीज जो है वो ऊपर उठी, अपलिफ्ट हुई, जहां से अपलिफ्ट हुई वहां पे गड्ढा हो गया होगा, ठीक। द पार्ट वाज अपलिफ्टेड फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, और जो उठा हुआ पार्ट था वो कहां से आया था, नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेटू से आया था, जहां से उठा वहां पे गड्ढा, तो जो वहां पे गड्ढा हुआ है, जहां पे खाई जैसा है, वहां पे नॉर्दर्न बेसिन बन गया। बेसिन कैसी गहरी होती है, खाई जैसी, तो बेसिन गहरा था, नॉर्दर्न बेसिन बोलते थे। बट नॉर्थ से साउथ की ओर बहने वाले रिवर्स ने उस पहाड़ी ऊंची उठी मिट्टी की पहाड़ी में से मिट्टी ला ला के जमा कर दिया उस बेसिन में, और बेसिन पूरा फिल हो गया। बेसिन पूरा फिल हो गया तो क्या बन गया, वो प्लेन बन गया, पूरा नॉर्दर्न प्लेन बन गया। और इसमें अपर पार्ट की मिट्टी निकल के आई थी इस बेसिन में, तो अपर पार्ट की मिट्टी में क्या होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होता है। इसी ह्यूमस ने क्या बना दिया, पूरे लैंड को फर्टाइल बना दिया, जिसकी वजह से हम आप देख पाते हैं नॉर्थर्न प्लेस क्या पूरा फर्टाइल है। और इंडिया का जो लैंड फीचर बहुत ज्यादा वेरिड है, यानी बहुत सारे फिजिकल वेरिएशन हमें देखने मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कैसे माउंटेन रेंजेस फॉर्म हुए, यानी हिमालय माउंटेन जो बना है, इतने ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ बने हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं आपने देख लिया होगा। कई बार जब प्लेट धीरे धीरे टकराते हैं, थोड़ा सा टकराव होता है, इतना बारीक इतना माइन्यूट कोलिजन होता है कि हम देख नहीं पाते उसको, तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़े थोड़े लैंड अपलिफ्ट होता है, यानी लैंड बहुत धीरे धीरे ऊपर उठता है, जिसकी वजह से क्या होता है, छोटे छोटे पहाड़ बनते हैं। जैसे हम अपने मध्य प्रदेश के इलाके में है ना, जो महाराष्ट्र में माउंटेन रेंजेस देख पाते हैं, छोटे छोटे माउंटेन रेंज है, तो वो क्या हुआ है, वो तो माइन्यूट कोलिजन की वजह से हुआ। और तो और साइंटिस्ट का अभी भी मानना है, साइंटिस्ट ने रिसर्च से पता लगाया है कि हिमालय माउंटेन्स रेंजेस जो है आज भी बढ़ रही हैं, वो आज भी अपलिफ्ट होने धीरे धीरे, यानी कोलिजन की वजह से अभी भी वो टक्कर चालू है, आज भी वो करंट की वजह से, कन्वेंशनल करंट की वजह से अपलिफ्टमेंट उसका ऊपर हो रहा है। ये सारी चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हिमालय का फॉर्मेशन, नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हिमालय माउंटेन रेंज जो है उसकी हाइट कितनी है, रेंज कितनी है, वो कितना फैला हुआ है, उसमें क्या खास बातें, सब पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल पर इस तरह बने रहिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।